हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो सेशन में। और आज से हमारा मिनी प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है। ये सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। तो यहाँ स्टार्टिंग से आप इसमें जुड़ जाइए। और ये आपका जो आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड से संबंधित, उत्तराखंड पुलिस, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, जो जनरल सिलेबस है, इसके अलावा उत्तराखंड का दरोगा, पटवारी, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा प्रैक्टिस सेट। और जो आयोग के आगामी परीक्षाओं हैं उनके नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे। स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम रखा है। जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस होगा मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा और आप सभी की एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। मिनी प्रैक्टिस सेट लाने का मेरा मतलब ये था कि आपके पास जब कम टाइम है तो भी आप देख करके और अपना इवेल्युएशन, अपना परीक्षण कर सकते हो। तो इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 क्वेश्चंस के आपके सीरीज होगा और जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल यूके ट्रिपल एस सी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो कम टाइम में आप क्या कर सकते हो, 20 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे, जब भी आप कहीं जा रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप इसको देख सकते हो। ठीक है। और थोड़े टाइम में आपके 20 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और अपना अपना जो है इवेल्युएशन कर सकोगे और पता लग पाएगा आपको कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर क्या होगा कि 20 क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में। 20 क्वेश्चन में से जो पैटर्न 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज का होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के। तो उसी हिसाब से 20 के हिसाब से मैंने इसको इसमें एडजस्ट कर लिया है। तो 4 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, 8 होंगे आपके उत्तराखंड के और 8 होंगे जनरल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज के। तो इसमें 5 क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज के। ठीक है। इसके अलावा जो है एक होगा कंप्यूटर का और 2 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे इस मिनी प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन के सीरीज में। इसके अलावा फुल प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा फिलहाल। तो यहाँ पर जो होगा 20 नंबर का हिंदी होगा, 40 नंबर का उत्तराखंड होगा और 40 नंबर का आपका क्या होगा, जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज होगा। तो ये फुल प्रैक्टिस सेट में होगा, लेकिन अभी हम मिनी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन सेट किए गए हैं। ठीक है। यानी 20-20 क्वेश्चन आप जब मिनी प्रैक्टिस सीरीज आप 5 कंप्लीट कर लोगे तो आपका एक फुल प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, तो सबसे पहले आप एक पेपर लेके बैठ जाओ और उस पेपर में आप क्या करोगे कि 1 से लेकर के 20 तक क्या करो, आप नंबरिंग कर लो, नंबर डाल लो उसमें। उससे क्या होगा, मान लो मैं क्वेश्चन सीरीज ओपन कर रहा हूँ 1, तो वहां पर अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ आंसर आप लगा रहे हो, सोच रहे हो बी, लेकिन एक्चुअल में आंसर निकलता है सी। तो आप क्या करोगे, अगर आंसर गलत है तो यहाँ पर आप माइनस मार्क करोगे 1 के सामने। मान लो दूसरा क्वेश्चन आपका सही निकलता है तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस करोगे। तीसरा आपका गलत होता है तो माइनस कर लोगे। चौथा आपका सही है तो प्लस कर लोगे। पांचवा सही है प्लस कर लोगे। छठा सही है प्लस कर लोगे। ऐसे ही आप प्लस करते जाओगे, जो माइनस होगा वहाँ पर माइनस कर लोगे, जो प्लस होंगे वहाँ पे प्लस कर लोगे। ऐसे ही प्लस माइनस करते जाओगे और लास्ट में आप क्या करोगे, जो प्लस है आपके यानी जो सही है उसका नंबरिंग ऐड करोगे, देखोगे कितने आए, कितने सही हुए। और जो माइनस होगा उसको आप देखोगे कितने आपके माइनस हुए। अब मान लो कि आपके प्लस हुए कितने 10 और गलत हो गए कितने 4। मान लो आपके गलत हो गए, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। वैसे तो आपके अच्छे नंबर ही आएंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। तो प्लस आपके हैं 10 और माइनस आपके 4। तो नेगेटिव मार्किंग भी करना है तो यहाँ पर क्या करोगे, आप 4 को डिवाइड कर दोगे, 4 को क्या कर दोगे इंटू 1/4। तो इससे क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1। यानी 1 मार्क्स जो है आप माइनस करोगे 10 से, तो टोटल ओवरऑल आपका कितना आएगा, 9 आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपको माइनस कितना करना है, 1/4 आपको करना है माइनस। ठीक है। तो जैसे आपके जितने नेगेटिव हैं, इस नेगेटिव वाले में आप गुणा करोगे किसका, कैलकुलेटर से, मोबाइल से कैलकुलेटर निकालना। जितना आपके माइनस हुआ है उसको ये 4 लिखना इंटू 1/4, यानी जितना आपका माइनस हो रहा है उसको गुणा कर देने से आपका माइनस मार्किंग निकल के आ जाएगा। और इसको आपके माइनस कर देना, जो प्लस आए जितने आए हैं आपके सही हैं, तो एक्चुअल मार्क्स आपके निकल जाएंगे। ठीक है। तो ये आपको इवेल्युएशन है। अच्छा, जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपके मिनिमम कितने आने चाहिए, तो मैं 80% उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि 80% प्लस आप लाओगे। तो 20 का प्रैक्टिस सीरीज है, आपके कम से कम 16 आने चाहिए मिनिमम। आपको अगर आपको क्वालिफाई रहना है, स्टैंडर्ड से ऊपर रहना है, तो मिनिमम 60 जो है 16 होने चाहिए। 20 में से 16 आपके सही होने ही चाहिए। ठीक है। इससे कम आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके रिवीजन में कमी है, या फिर हो सकता है जो क्वेश्चंस लिए गए वो आपके स्टडी सर्कल से बाहर के हैं, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी आप क्या करोगे, जैसे ही आपका ये क्लास कंप्लीट होगा, मुझे 2 चीज़ें चाहिए आप लोगों से लिख के। कमेंट में कमेंट करोगे आप कि आपके राइट कितने हुए, ठीक है, राइट, और कितने आपके रॉन्ग हो गए। ये 2 चीजें आप कमेंट करके मुझे बताओगे, कितने आपके सही हुए और कितने आपके गलत हुए। मैं भी इवेल्युएट कर पाऊँ कि जो क्वेश्चन है या कितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो और कितने ज़्यादा गलत हो रहे हैं आपके। उस हिसाब से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फीडबैक दे करके और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए कुछ टिप्स दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जरूर आप फीडबैक दोगे, आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, ये मुझे कॉमेंट में चाहिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सीरीज जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के जो लेवल है मैंने बताया अभी इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा मैंने टफ नहीं लिए। धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस के लेवल को टफ करूंगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए विकल्पों में से
तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी बताना है इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है पड़ोसी, बी है गोधूम, सी है बहू और डी है शहीद। तो याद रखना तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं और उन्हें एज इट इज हम आज भी बिना किसी बदलाव के उपयोग करते हैं। यानी एक्चुअली वो संस्कृत के ही शब्द हैं और उन्हें आज भी हम एज इट इज यूज करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत के ही बिगड़े हुए रूप होते हैं। तो यहाँ पर आपको संस्कृत से संबंधित कौन सा शब्द लग रहा है? गोधूम। ये क्या है? आपका संस्कृत शब्द है, तो इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा? आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? गोधूम तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है। पंचम अक्षर कौन से होते हैं? जो वर्णों की तालिका होती है, वर्ग होता है, उसमें जो पांचवा अक्षर होता है, कौन सा अक्षर? पांचवा जो अक्षर होता है उसको क्या बोलते हैं? पंचम अक्षर बोलते हैं। जैसे क ख ग घ, उसके बाद क्या होता है? ड़। तो ये क्या होता है? पांचवा अक्षर है। ऐसे ही च छ ज झ इ, ये क्या होता है? पांचवा अक्षर होता है। ऐसे ही ट ठ ड ढ ड़, तो ड़ क्या हो गया? आपका पांचवा अक्षर है। ऐसे ही त थ द ध न, ठीक है, तो ये भी आपका पांचवा अक्षर है। प फ ब भ म, तो ये आपके क्या है? पांचवा अक्षर है। यानी जो वर्ग आ रहा है क ख ग घ का, उसमें जो पांचवा अक्षर होगा वो क्या होगा? आपका पंचम अक्षर होगा। तो यहाँ पर इनमें देखो इ आ रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या है? पांचवा अक्षर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी और डी में से आपका क्या हो जाएगा आंसर? इ। ये क्या है? पांचवा अक्षर है, पंचम अक्षर है। आगे बढ़ते हैं। आप लगाते रहना, जैसे मान लो अगर आपका गलत हो रहा है तो वहां पर क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, और अगर आपका सही हो रहा है तो प्लस करते जाना। जैसे 3 नंबर है, तीसरा क्वेश्चन है, मान लो तीसरा आपका सही हो जाए तो उसके सामने प्लस कर दोगे, बाद में इसको काउंट कर लेना 20 के हिसाब से। ठीक है, इसमें है गाड़ी शब्द है, विदेशी शब्द है, देसी शब्द है, आगत शब्द है और फ्रेंच शब्द है। तो गाड़ी जो है वो कैसा शब्द है? एक देसी शब्द है। टिक कर लेना अपने उसमें अगर सही हुआ हो आपका तो। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, इसके लिए एक शब्द बताना है। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम और अभूतपूर्व। आप आंसर लगा लो, टिक कर लो। इसका जो आंसर है वो है फोर्थ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। ठीक है, जो पहले कभी नहीं हुआ उसको क्या बोला जाएगा? अभूतपूर्व। आप आंसर टिक कर लेना। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पेशावर कांड। ठीक है, याद रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पेशावर कांड कब हुआ? जिसमें वीर चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो आपको याद रखना होगा 1930, और डेट अगर पूछे या कभी आ जाए तो 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल को क्या हुआ था? पेशावर कांड हुआ था 1930 में। तो डेट आप याद रखना, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। 6 है जसपाल राणा, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, का संबंध किस खेल से है? तो आप आंसर टिक करो। तो इनका जो संबंध है वो है निशानेबाजी से, और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, और ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। कौन? जसपाल राणा। और उत्तरकाशी जो है इनका गृह जनपद है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस पर्सन है निशानेबाजी के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, या किस क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा फेमस है? ए राजनेता, बी वैज्ञानिक, सी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और डी गणितज्ञ। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ हैं, और इनके कई सारी बुक्स आती हैं यूपीएससी लेवल तक की, तो उसमें इसके बारे में बहुत ही डिटेल में इन्होंने चर्चा किया होता है। तो ये किससे संबंधित है? आपके अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित विशेषज्ञ हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर से है 8वां क्वेश्चन हमारा। ये है रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ठीक है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ठीक है, तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है? देखो, जनरली आप कहीं बात करते हो, फोन वगैरह लेते हो, तो आप क्या कहते हो? रैम कितना है उसका, पूछते हो ना कि रैम कितने कितने जीबी का है। तो कोई बोलता है 6 GB का है, कोई बोलता है 8 GB का है। तो ऐसा बोलते हो ना जब आप फोन लेते हो तो, या 4 GB का रैम है अगर। तो जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ज़्यादा फंक्शन फ़ोन एक साथ कर सकते हैं, या हैंग नहीं करता है। तभी तो ज़्यादा रैम के फ़ोन का उपयोग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रैम होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी आप फ़ोन में ऐप वगैरह जब आप चला रहे होते हो, मान लो एक साथ आप कई चीज़ें चलाते हो, मिनिमाइज़ करके फिर व्हाट्सएप पे भी चले जाते हो, मिनिमाइज़ करके यूट्यूब पे आ जाते हो, मिनिमाइज़ करके अन्य चीज़ों में चले जाते हो, तो वो सारे काम कहाँ पे हो रहे होते हैं? रैम पे हो रहे होते हैं। और इसीलिए जितना ज़्यादा रैम होगा उतनी ज़्यादा फंक्शन आप, उतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ कर सकते हो।
ठीक है। तो जितना ज़्यादा रैम उतना ज़्यादा आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप उसको डिलीट करते हो हटाते हो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। जब तक आप रैम में काम कर रहे होते हो वो चीज़ें क्या होती हैं, सेव नहीं होती हैं। जब आप उसको सेव कर दोगे तब वो कहाँ चली जाएंगी, तब चली जाएंगी रोम में। ठीक है। जब आप बोलते हो कि 6 GB का रैम है और स्टोरेज कितना है, तो स्टोरेज बोलते हो आप 68 GB बोलते हो, 128 GB बोलते हो, जो भी आप जिस तरीके से बोलते हो कि 6 GB का रैम है और 128 GB का क्या स्टोरेज है। तो जो ये 128 GB जो स्टोरेज है एक्चुअल में ये परमानेंट होता है और यही होता है रोम, जिसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। तो रैम एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी होता है जो करंट में जितने फंक्शन चल रहे होते हैं उस पर आप इसको यूज़ करते हो। तो क्या रैम और रोम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो रैम किस प्रकार की मेमोरी हो जाएगी आपकी, रैम हो जाएगी अस्थाई। ठीक है, ABCD। तो ए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अस्थाई मेमोरी है। अब जब रैम से हम सेव कर देते हैं किसमें, रोम में, तो वो क्या हो जाता है आपका, परमानेंट हो जाता है। तो जितना भी आप काम करते हो, फोन को चलाते हो, वो सारा रैम में होता है और रैम से फिर जब आप सेव करते हो तो कहाँ चला जाता है, रोम में चला जाता है। और वो एक प्रकार की क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। इतना आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आप टिक करते जाना साथ ही साथ। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन हैं। कोटखर्रा आंदोलन किससे संबंधित है? तो कोटखर्रा जो आंदोलन है ये तराई क्षेत्रों में जो है जितनी भूमि एक्स्ट्रा थी उनको सीलिंग एक्ट में ला करके और भूमिहीनों में बांटने के लिए ये कोटखर्रा आंदोलन चलाया गया था तराई क्षेत्रों में। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, भूमिहीनों से संबंधित है आपका। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वो किससे है? तो अनुच्छेद 17 पूछ रहा है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। तो जो 17 है अनुच्छेद उसका संबंध है अस्पृश्यता का के उन्मूलन से, इसका संबंधित है। ठीक है। तो जो अनुच्छेद है आपके 14 से लेके 18 तक, इसमें किसकी बात की जाती है, समानता की बात की जाती है 14 से 18 तक। तो 14 से 18 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ये आपके सारे याद होने चाहिए। तो जो 14वां है वो है कानून के समक्ष समानता की बात करता है। जो 15वां है वो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या धर्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो 16वां है वो कहता है जो लोक नियोजन है या सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता सभी को दी जाएगी। इसके अलावा 17वां तो आपको पता चली गया कि ये अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। और इसके अलावा 18वां जो है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सारे याद होने चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। इसके बाद है नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो स्टार्टिंग में आपके 7 थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो कुल न्यायाधीशों की संख्या है 9 प्लस 2 एडिशनल है। क्या है, 2 एडिशनल। लेकिन एडिशनल की नियुक्ति जो है हमेशा नहीं रहती है, जब रिक्वायरमेंट होती है तो एडिशनल की नियुक्ति होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो परमानेंट की अगर बात करें तो टोटल कितने न्यायाधीश हैं, टोटल 9 न्यायाधीश हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना चाहिए। तो आप टिक कर लो अपने जो आपने नंबरिंग की है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के खनिज संसाधनों की उपलब्धता कहाँ पर अधिक है या कहाँ पर है? तो याद रखना कि एक तो है आपका ट्रांस हिमालय, इसके बाद क्या है, महान हिमालय, फिर है आपका लघु हिमालय, फिर आपके शिवालिक श्रेणियाँ, और शिवालिक श्रेणियाँ और लघु हिमालय के बीच में ये क्या है, आपका दून घाटियाँ हैं, और इसके बाद क्या है, भाबर क्षेत्र है। अगर संसाधन की दृष्टि से बात करें तो उत्तराखंड में कोई बहुत ही प्रमुख संसाधन हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जो लघु हिमालय वाला क्षेत्र है यहाँ पर, शिवालिक क्षेत्रों में, दून घाटियों वाले क्षेत्र में, इन सभी में क्या होता है आपका थोड़े बहुत खनिज उपलब्ध है, जैसे देहरादून, ऋषिकेश वाले क्षेत्र में आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ये सारे कहाँ पर है, शिवालिक और लघु हिमालय और जितनी आपके दून घाटियाँ उन सभी में भी उपलब्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सभी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना यहाँ से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, PIL क्या है? ठीक है, PIL तो इसको बोलते हैं पब्लिक लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL बोलते हैं इसको, जनहित याचिका, हिंदी में जनहित याचिका किसको बोला जाता है, PIL को बोला जाता है। तो कोई ऐसे लोग से संबंधित या सार्वजनिक से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विषय है जो लोगों के, ये कह सकते हैं कि लोगों से संबंधित है, जो महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे कोई विषय हैं, तो उनको उनके लिए हम PIL दायर करते हैं या जनहित याचिका दायर करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद है मौलिक अधिकार
किस प्रकार हैं? तो वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं, कठोर हैं। वाद योग्य मतलब कि अगर ये आपको नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। और अगर आपको ये नहीं मिलता और आप कोर्ट में नहीं जा सकते तो उसको अवाद योग्य बोलेंगे। लचीले मतलब हो गया कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। कठोर की बात करें तो यहाँ पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो देखो, इतने भी लचीले नहीं है और इतने भी कठोर नहीं है कि परिवर्तन ना किया जा सके। तो ये, लेकिन अगर आपका हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, है ना, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो मौलिक अधिकार किस प्रकार के हो जाएंगे? वाद योग्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने वर्ष 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो गांधी जी कौसानी में आए थे, बागेश्वर में, तो यहाँ पर 12 दिनों तक रुके थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, मोतीलाल नेहरू। आप टिक करते जाना, सही हो तो आप प्लस करते जाना। इसके बाद है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था। याद रखना, ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग जो था, एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था। ये वॉरेन हेस्टिंग वही वॉरेन हेस्टिंग है जो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, ये वही एक्ट है जिसके द्वारा क्या हुआ था। एक मैं रफली डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। देखो, 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। एक था आपका बम्बई, उसके बाद मद्रास, और तीसरा क्या था? कलकत्ता। तो ये तीनों क्या थी? एक प्रेसिडेंसिया थी। और यहाँ पर क्या होता था? गवर्नर होता था। तो यहाँ पर जो बम्बई का गवर्नर है, इस क्षेत्र को इसके अधीन कर दिया गया था कलकत्ता के, और जो मद्रास है उसको भी इसके अधीन कर दिया गया था। और यहाँ पर जो गवर्नर हुआ करता था, जो गवर्नर हुआ करता था, उस गवर्नर को, जो कलकत्ता का गवर्नर, उसको क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये पहला व्यक्ति है वॉरेन हेस्टिंग जिसको क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इतना आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो ये ऐसा गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था, और एकमात्र ऐसा है जिस पर अभियोग चलाया गया था, नहीं तो ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर महाभियोग चलाया गया हो। इसलिए फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, इसको इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, ये आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? बिहार में स्थायी बंदोबस्त किया था। यहाँ पर होता क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जितने भी आपके जमींदार होते थे उनसे क्या कर दिया? स्थायी एक समझौता कर लिया कि आपको इतना परसेंट देना है। तो जब स्थायी समझौता कर लिया गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच में एक स्थायी समझौता हो गया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद रीजनिंग से 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं, क्योंकि उसी पैटर्न पे आपका जो है एग्जाम आएगा, तो उसी पैटर्न पे हम लोग इसको ले रहे हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के और वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना। इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। किसी व्यक्ति को 210 किलोमीटर वाहन चलाना है। कुल कितना चलाना है? 210 किलोमीटर। मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेता हूँ। किसी व्यक्ति को 220 किलोमीटर वाहन चलाना है। यदि वह 120 किलोमीटर औसत 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 90 किलोमीटर औसत 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलाता है और यात्रा के मध्य में नाश्ते के लिए 60 मिनट रुकता है, तो कुल दूरी कितने देर में तय करेगा? ये आपको आंसर लगाना है। तो आप सॉल्व कर लो और इसको वीडियो को पॉज करके आंसर लगा लो अपना। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, टोटल दूरी कितनी है? 210 किलोमीटर तय करनी है, जो कुल दूरी है। बहुत ईजी वे में समझाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पर जो इसमें से 120 किलोमीटर है उसको किस स्पीड से चलाया जा रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, प्रति घंटे की रफ्तार से क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो अगला 90 किलोमीटर है उसको किस स्पीड से चलाया जा रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर 60 मिनट, या हम ये कहें 1 घंटा, वो नाश्ते के लिए रुक रहा है। तो कुल दूरी कितने समय में तय करेगा? इसके बारे में इसमें कहा जा रहा है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हम अगर बात करें समय, देखें समय बराबर क्या होता है? जो समय का फॉर्मूला है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आपको तो फॉर्मूला आता ही होगा, ये तो आपने बहुत ही आराम से पढ़ा हुआ है। तो पहली अगर हम बात करें दूरी की, पहली दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर।
अब समय निकालना है हमें ना कि कितना समय लग रहा है। पहले जो ये चला रहा है 120 किलोमीटर चलाना था टोटल, इसमें से 210 किलोमीटर चलाना था टोटल, इसमें से 120 किलोमीटर किस स्पीड से चला रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा है। तो 120 किलोमीटर में समय निकाल लेते हैं पहले कितना लगेगा। तो 120 कितने की स्पीड से चला रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा है, और यह है 20 किलोमीटर। अब यहाँ पर 120, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 बच गया और यहाँ पे आवर्स बच गया, तो टोटल क्या हो जाएगा 6 आवर्स। क्या समझ में आ रहा है, 6 घंटे आ गया, तो 6 घंटे टोटल लग गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो 90 किलोमीटर चला रहा है, ठीक है, 90 किलोमीटर चला रहा है, किस स्पीड से चला रहा है, 30 की स्पीड से चला रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा है, और ये 90 किलोमीटर है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 0 से 0, 3 से ये गया, कितना आ गया 3, तो टोटल 3 बच गया और आर बच गया, घंटे बच गए, तो 3 आर यानी 3 घंटे। तो देखो 3 घंटा ये हो गया, 6 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ऑलरेडी वो नाश्ते के लिए रुका हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके फीडबैक दे देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सुमन स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर चलती है, तो हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ से सुमन चल रही है, कहाँ पे चल रही है, उत्तर की ओर चल रही है। फिर चलने के दौरान बाईं ओर मुड़ती है, कहाँ मुड़ेगी, अगर सुमन यहाँ पे इधर की तरफ है, इधर की तरफ उसका चेहरा है, तो उसका बायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, उधर की तरफ देख रही है अगर वो, तो बाएं तरफ मुड़ती है और फिर आगे चल के फिर दाएं ओर मुड़ती है, अंत में फिर बाईं ओर बढ़ती है और स्कूल पहुंच जाती है। अब यहाँ पे कहाँ पहुंच गई, वो स्कूल पहुंच गई है। तो अब देखो डायरेक्शन पूछ रहा है कि स्कूल उसके घर के किस दिशा में, तो स्कूल जाने के लिए अपने घर से चली थी उत्तर दिशा में, फिर वो कहाँ मुड़ी थी, बाएं मुड़ी थी अपने, फिर वो दाएं मुड़ी थी अपने, और फिर अंत में फिर बाईं ओर मुड़ी। तो अगर दिशा के आधार पर अगर हम देखें तो ये कहाँ पे पड़ रहा है, उत्तर और पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम पड़ रहा है, ये हो गया उत्तर पूर्व, दिशा तो पता ही होगा आपको, ये हो गया दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो ये वाली किस दिशा में पड़ रही है, उत्तर पश्चिम में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे मुझे कमेंट करके बताओ आपके कितने राइट हुए कितने सही हुए, क्या बताना है, यहाँ पे लिखोगे राइट जितने राइट में हो और रॉन्ग। मुझे ये 2 चीज़ें जाननी है आप सभी से, जितने लोग देख रहे हो ये सारा मुझे कमेंट करके बताओ। यहाँ पे मैंने समझा दिया, अब नेक्स्ट जो हमारे क्लास आएगी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि यहाँ मैंने अभी आपको समझाया किस तरीके से चीज़ों को आपको हैंडल करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट क्लासेस आएंगी आपको कम टाइम में क्या होगा, ये 20 क्वेश्चन को करने को मिलेंगे, और इसको आप उस लेवल पे आप अपने आप परीक्षण कर पाओगे, ठीक है। तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग है कितना आना चाहिए, 20 में से कम 16 आने चाहिए, ठीक है। तो भेजो, देखते हैं किसका कितना आता है इन सभी के क्वेश्चन के दौरान, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दो, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा बच्चों तक आप पहुँचाओगे तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई मैं जो आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच रहा है। तो ज़्यादा बच्चों को आप क्या करो, इसको शेयर कर दो, ये आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।